जैसे जैसे किसी सोसाइटी में पैसा रुपया बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, वैसे ही वैसे उस सोसाइटी में बजाय डिप्रेशन और सुसाइड कम होने के ये दोनों बढ़ते हैं। अरे पैसा आया है तो कन्वीनियंस आनी चाहिए और एक आदमी को डिप्रेशन कम आना चाहिए, बफरिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पैसा और फॉस्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक आदमी को डिप्रेशन करवा रहा है। पता नहीं पुराने ग्रुप्स में वो लोग सुसाइड करते हैं कि नहीं करते, उसमें किसी ने स्टडी किया ही नहीं है, कोई कंट्रोल स्टडी हो ही नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है, वहां पर डिप्रेशन वाली सुसाइड्स नहीं होती है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्राइब। इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कम्युनिटी बिल्डिंग क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैं जेनोगा को एक इंडिविजुअल ऑनलाइन कोच की तरह पढ़ाता था और मैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था कि मैं आपको गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा। हाँ, लेकिन हमारे घर में मेरे परिवार के साथ अमन भी हैं, एक बहुत छोटा सा कम्युनिटी है। लेकिन ये बात मेरे मन में काफ़ी टाइम से थी कि एक आश्रम टाइप का बनना चाहिए। लेकिन ये एक आइडिया था, वो आइडिया बहुत मजबूत होता जा रहा है जैसे-जैसे मैं इस बुक के पेजेस पढ़ते जा रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही है अच्छा नाम है, द मेन एंड द डॉग्स। पहले मुझे समझ में नहीं आया था कि आखिर डॉग्स का क्या चक्कर है, इसमें डॉग्स कहाँ हैं? लेकिन अ, इसमें मेन तो बोलते हैं हम लोगों को, मॉडर्न सोसाइटी के सिविलाइज्ड लोग, और डॉग्स ये बोल रहे हैं रेड इंडियंस को, जो लोग जानवर की तरह हैं, जंगल में, कबीले में रहते हैं। इन दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं किस तरह से हमारी सोसाइटी धीरे-धीरे एक ऐसी लाइफ जी रही है जो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी फ़िलहाल जो हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो जॉइंट फैमिली भी नहीं है, वो तो टूट ही गया है। अब न्यूक्लियर फैमिली चल रही है और न्यूक्लियर फैमिली भी और टूट गई है। अब हर एक परिवार अपने-अपने रूम में रहता है। अब घरों के स्ट्रक्चर भी ऐसे हो गए हैं कि अ, लोग बच्चे भी दरवाज़ा बंद कर के रहते हैं, लॉक करके रहते हैं। बट आप लोग शायद मैं आप लोगों को कन्विंस कर सकूं कि अगर मेरे जन्म में नहीं, अगर मैं नहीं कर पाया, तो आप लोग एक छोटी-सी कम्युनिटी बनाइएगा। ऑलरेडी ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं और बहुत पीसफुल हैं, खुश हैं। लेकिन इस चैप्टर के ज़रिए ख़ास तौर से रीज़न मिलना मैं देना चाहता हूँ कि क्यों आपको कम्युनिटी बिल्डिंग पर बहुत फ़ोकस करना है। इसके लिए हम लोगों को रेगुलर बेसिस पर उन लोगों से मिलना होगा फिज़िकली जिनके साथ हमको कम्युनिटी बनानी है। शुरू में इसका कोई सीन नहीं है, आउट ऑफ थिन एयर हमको बनाना होगा कम्युनिटी। अभी तो वैभव यहाँ पर आया है क्योंकि वो हमारे परिवार का मेंबर है। लेकिन जस्ट लिसन टू दिस होल थिंग, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ कम्युनिटी। तो कल हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो औरतें होती हैं इन कम्युनिटीज़ में, वो क्या होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, सेक्सुअल और ऑटोनॉमी होती है काम की भी। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर इस ट्राइब में कभी भी किसी ने धोखा नहीं दिया इस ट्राइब को, इसलिए धोखे के लिए सजा नहीं होती है। आज आपको मैं बताऊंगा एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज अ न्यू थिंग। ये जो कम्युनिटीज़ हैं बहुत पुरानी है, लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में जो हुआ है बिकॉज ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है? वो खत्म होकर के फार्मिंग शुरू हुआ और उसके बाद में आया कौन सा रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसकी वजह से क्या हुआ और अब क्यों हम लोग इतने बीमार सोसाइटी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या ये सवाल ये नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी के लिए कि लोग क्यों पसंद करते हैं ये ट्राइबल लाइफ? सवाल ये है कि क्यों ये जो हमारी लाइफ चल रही है अभी, जिसको वेस्टर्न लाइफ बोलते हैं, वो बहुत खराब है। अगर हमको अपने जो भी हम जी रहे हैं उसमें गड़बड़ी नहीं दिखाई देगी तो हम एक अपना ट्राइब नहीं बनाना चाहेंगे। तो एक चीज़ तो एकदम साफ है, मटेरियल लेवल पे हमारे पास अपना घर है, हम प्रोटेक्टेड हैं और कंफर्टेबल हैं नेचर से। नेचर, आंधी तूफान, धूप जो भी आएगा हम उससे बचे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटीज़ और अमीर हो जाती हैं, उनको चीज़ों की और ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा चाहिए होता है बजाय कि कम। क्या समझे? जैसे जैसे मटेरियल वेल्थ बढ़ती जाती है,
लोगों को लगता है कि हमको और मटेरियल वेल्थ चाहिए, और चाहिए। तो लोग एफ्लुएंस और सेफ्टी खोजते हैं कि मुझे और अच्छा घर मिल जाए, और बड़ा घर मिल जाए, और इसके बदले में हम क्या बेचते हैं? फ्रीडम। अभी भी देखिए इतना इंट्यूटिव नहीं है कि आखिर हमने अगर एफ्लुएंस ले लिया और सेफ्टी ले ली तो फ्रीडम कहाँ जा रहा है? वो लगेगा कि फ्रीडम भी तो साथ में मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो नहीं सकते, क्योंकि कालाहारी के जो कंग लोग थे, एक हफ्ते में मुश्किल से 12 घंटे काम करते थे अपने पेट को पालने के लिए, और ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर रात को सोकर सुबह उठ जाएंगे, आधी नींद में ही जाकर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको और चाहिए, और चाहिए। एक कैंप, जो ट्राइब्स का कैंप होता है, वो एक ग्रुप ऑफ लोगों का एग्रीगेशन है, जिसमें कि लोग इकट्ठे होते हैं, और ये लोग अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का। और एक रिचर्ड ली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1968 में देखा कि ये लोग जाते हैं बाहर, हंटिंग वंटिंग करके आते हैं, और जो भी खाना आता है वो पकता है और सबको खाना मिलता है। इसलिए एक चीज़ सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, सरप्लस एक्यूमुलेशन इज केप्ट टू अ मिनिमम। अगर मैं हंटिंग करके आया हूँ, दे दिया और खाना पका, और मैं सोच रहा हूँ नहीं यार, मैंने कल फिर जाना पड़ेगा और मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें बचा के अपने पास रख लूँ। इसको बोलते हैं सरप्लस एक्यूमुलेशन। थोड़ा सा अपना बचा के, ऐसे आप नौकरी कर रहे हैं तो बचा के रख लें। तो ये चीज़ मिनिमम होती थी वहाँ पर। अब कालाहारी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे से अच्छे जानवर भी सर्वाइव नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कंग कम्युनिटी है वो स्टोन एज से लेकर के अभी तक वहाँ पर 1970 तक सर्वाइव कर रही है। ये मेरे लिए नई चीज़ पता चली। कालाहारी में कंग कम्युनिटी अडेप्ट करते थे इस तरह से कि आसपास के लोग जो खेती करते थे, सूखा पड़ने पर वो लोग खेती छोड़ करके हंटिंग और फोरेजिंग करते थे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिडिक्टेबल तरीका है अपना खाना पाने का। कालाहारी के कंग कम्युनिटी को देख करके लोगों को अब समझ में आ रहा है, भैया खेती होती करके हमारे पास टाइम बढ़ा नहीं है। हम सोचते नहीं, कमा करके रख देंगे तो बाद में खाएंगे, लीजर पे खाएंगे। उल्टा ही हुआ है, हमारा लीजर कम हो गया है। आज मैं गरिमा की हालत को देखता हूं तो वो फ्री नहीं हो रही है, नींद भी खत्म हो गई है। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में वो क्या कर रही है? एक डिस्पैरेट साइकिल ऑफ वर्क, काम फिर काम फिर काम फिर काम। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पैसा ले रहा हूं मैं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार ले रहा हूं, तो मुझे उसके लिए ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा, और काम साथ ही साथ। अब तो बेचारी को आप लोग बोल रहे हैं कि एमबीए भी कर लो ताकि और काम मिले, और ऊपर का काम मिले। कंग लोग जो हैं, उनके पास उतना सामान तो नहीं था जितना वेस्टर्नर्स के पास है, लेकिन एक चीज उनके पास ज्यादा थी, ग्रेटर पर्सनल कंट्रोल। अगर उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा सोना है तो आराम से सो सकते हैं, उनको अभी काम नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, उनको शादी नहीं करनी है तो नहीं कर सकते हैं, करनी है तो कर सकते हैं। हमने पढ़ा था इंसान कितने साल पहले आए, इसमें पढ़ा था स्लो प्रोडक्टिविटी में, 3 लाख साल पहले। लेकिन कंग को अगर आप देख ले तो समझ में आएगा कि इंसान की जो पहले की प्रजाति थी, होमोनिड्स, वो आए थे तकरीबन 1 मिलियन ईयर अगो, 10 लाख साल पहले। और जब आपके अंदर कोई नया चेंज आता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक एडेप्टेशन। जैसे ये उंगलियां हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए और पकड़ने के लिए, वो पहले ग्रास्प करने के लिए, औजार पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ पहले के जानवरों से अब आने में 25 हज़ार लगता है। कोई भी जेनेटिक एडेप्टेशन को टाइम कितना लगता है? 25 हज़ार साल। इसलिए अगर पिछले 10 हज़ार सालों से हम लोग खेती कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे अंदर में जो जेनेटिक चेंज आया है पूरी तरह से आया नहीं है, एकदम ज़रा सा ही आया है। अभी भी हम होमोनिड्स ही हैं। जो पुराने होमोनिड्स थे वो ज़्यादातर 50-50 के ग्रुप में रहे होंगे। एक चीज़ उनके साथ कॉमन होती होगी बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट्स और डेथ। और कैसे बचाते होंगे खुद को एक्सीडेंट से? सीनियर्स के जरिए। सीनियर्स उनको बताते होंगे ऐसे बचना है, ऐसे रहना है। लेकिन अगर ग्रुप को बचना है तो कोई भी आदमी होर्डिंग नहीं करेगा, ये इनटॉलरेट होता था। सेल्फिशनेस नहीं टॉलरेट किया जाएगा, नहीं तो बाकी लोग मर जाएंगे। आजकल बड़ा जमाना आ गया है, कौन सा फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन पुराने ज़माने में उनको हंगर, वायलेंस और मुश्किलें फेस करनी पड़ती थी, लेकिन चूंकि इतना खतरा था इसलिए वो लोग बहुत क्लोज रहते थे। और चाइल्ड केयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, चाइल्ड केयर, क्लोज चाइल्ड केयर। और वो लोग ज़्यादातर जो भी चीज़ करते थे एक दूसरे के साथ करते थे, कंपनी में। होमिनिड्स एक चीज़ बिल्कुल नहीं करते थे, अकेले नहीं रहते थे। पहले आया एग्रीकल्चर, उसके बाद आया इंडस्ट्री।
दो चीजें इतनी बड़ी बदलाव आ गई, ऐसा हो गया जैसे आदमी का हाथ ही कट गया। हम लोग क्रेव करते हैं अक्सर, रात को जब सोते हैं ना, तो जब कभी वैभव पूछते हैं कि बड़ी अम्मी साथ में कोई फिल्म देखें, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अगर मेरे मन का फिल्म नहीं होगा तब भी देख लेंगे, लेकिन साथ में फिल्म देखने को अच्छा लगता है। कल मैम आकर खेल रही थी, तो साथ में बैठ करके खेलना उनको अच्छा लगता है। आज उनके पास एक भी बंदा नहीं है जो रात में उनके साथ रह सके। इंसान खेती और इंडस्ट्री की वजह से क्या होने लगा? एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से आदमी अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक चॉइसेस कर रहा है। अब ग्रुप एफर्ट की उसको ज़रूरत नहीं लग रही है, कोई कॉमन गुड नहीं चाहिए। और जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई, लोगों ने देखा कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से रह सकते हैं। अब उनको कम्युनल ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। अब तो ऐसी कहानी है कि एक आदमी अपना पूरा दिन बिना किसी के बिता सकता है, और कभी कभी तो पूरी जिंदगी किसी को नहीं जानता ऐसे बिता देगा। आज की जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि आपके आसपास ढेर सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आप डीपली और डेंजरसली अलोन हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, इसका एविडेंस है। हालांकि खुशी नापना बहुत मुश्किल है, कौन कितना खुश है कौन कितना नहीं है, लेकिन बीमारी, मेंटल बीमारी तो नाप ही सकते हैं। आज हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी के पास में मिराकुलस चमत्कारी रूप से एडवांसेस हैं मेडिसिन में, साइंस में और टेक्नोलॉजी में। आज हम मोबाइल के जरिए यूएस में लोगों से बात कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ही हमारी सोसाइटी है जिसके पास सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, पुअर हेल्थ है, एंग्जाइटी है और क्रॉनिक लोनलीनेस है। आज तक इतिहास में कभी इतना नहीं हुआ। जैसे जैसे किसी सोसाइटी में पैसा रुपया बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, वैसे उस सोसाइटी में बजाय डिप्रेशन और सुसाइड कम होने के, ये दोनों बढ़ते हैं। डिप्रेशन और सुसाइड बढ़ता है। अरे पैसा आया है तो कन्वीनियंस आनी चाहिए, और एक आदमी को डिप्रेशन कम आना चाहिए, बफरिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पैसा और फॉस्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक आदमी को डिप्रेशन करवा रहा है। पता नहीं पुराने ग्रुप्स में वो लोग सुसाइड करते हैं कि नहीं करते, उसमें किसी ने स्टडी किया ही नहीं है, कोई कंट्रोल स्टडी हुई नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर है, वहाँ पर डिप्रेशन वाली सुसाइड्स नहीं होती हैं। जो अमेरिकन इंडियंस थे, इंडियंस मतलब वो आदिवासी, वहाँ पर सुसाइड केवल कुछ ही बहुत कम रीजन से होता था। नंबर वन, ओल्ड एज टू अवॉइड बर्निंग द ट्राइब। हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारी ट्राइब के ऊपर हम बर्डन बन जाएंगे, इसलिए क्या फ़ायदा जी करके, छोड़ देते हैं, हमारी ट्राइब को बचने देते हैं, आराम से रहने देते हैं। अगर मेरी स्पाउस खत्म हो गई है तो मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ कि मैं उस दुख को झेल नहीं पा रहा हूँ। अगर किसी लड़ाई, अपने दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते आदमी मर जाए, जैसे 300, हाँ, अगर कहीं पर कोई लड़ाई की वजह से टॉर्चर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वो लोग सुसाइड करते थे। बहुत बार स्मॉल पॉक्स की वजह से अपना चेहरा, शक्ल वगल सब कुछ इतना गंदा हो जाता था कि लोग हो सकता है उसकी वजह से भी सुसाइड कर लेते हो। इसके अलावा और कोई वजह ही नहीं मिली इस बुक में जो लोग सुसाइड करते हों। ये द एथिक्स ऑफ सुसाइड बुक में ढेर सारे अलग अलग कस्बों का नाम है जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर कोई सुसाइड नहीं होता था। और अब आप आ जाइए हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, यहाँ पर कितने सुसाइड्स होते हैं? 25 सुसाइड पर 1 लाख यूएस में होते हैं। 1 लाख लोगों में 25। हमारे लखीमपुर में भी होता होगा, लोगों को पता नहीं चलता होगा, लोग बदनामी के चक्कर में बताते नहीं हैं। और जहाँ पर ज़्यादा रुपया पैसा है वहाँ पर तो 8 गुना ज़्यादा लोग मरते हैं पुअर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और यूएस जैसी जगह पर जहाँ पर एक तरफ किसी के पास बहुत पैसे हैं और दूसरे बहुत कम है, डिस्पैरिटी की वजह से वहाँ तो और ज़्यादा मूड डिसऑर्डर होता है। नाइजीरिया और यूएस को जब कंपेयर किया तो देखा, जो औरतें गाँव में रहती थी नाइजीरिया में, वो तो उनके काउंटर पार्ट जो अमेरिकन्स थी उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम डिप्रेस्ड होती थी। और जो सबसे अमीर औरतें थीं यूएस की, वो सबसे लाइकली थी कि डिप्रेशन में जाएंगी। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनको मजबूरी होती है कि अपना टाइम और अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज शेयर करें। अमीरों को ये मजबूरी नहीं है, इसलिए वो लोग साथ में रहती हैं। आप घरों को भी देख लीजिए, अमीर लोगों के घर बड़े बड़े दूर दूर रहते हैं, गरीबों के घर ऐसे होते हैं कि मैं आपके घर में झांक सकता हूँ, मेरे पास खाना नहीं तो मैं आपसे मांग सकता हूँ। एक दूसरे के ऊपर जो हम रिलाई करते हैं गरीबी के दौरान, ये ऑब्वियसली इसके अपने स्ट्रेस होते हैं, और ये अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम गरीब हों और एक दूसरे के ऊपर रिलाई करें। लेकिन हाँ, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना हमारा हेरिटेज है, हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। एक आदमी जो बहुत इतना अमीर है उसको किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, वो 10 लाख साल पुरानी जो स्पीसीज है उससे अलग हट चुका है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आपको आइसोलेशन मिलेगा, और आइसोलेशन से आपको डिप्रेशन और सुसाइड हो सकते हैं। आपको शायद लगता होगा कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा अमीर बनने के लिए थोड़ा बहुत देना पड़ता है तो डिप्रेशन विप्रेशन चलता है, लेकिन ये आप ट्रेड कर रहे हैं।
ये चीज़ आप लॉ में भी देखेंगे, वो हम डिटेल कल पढ़ेंगे। और फिर कल हम ये भी समझेंगे कि क्या वो 3 कोर फैक्टर्स हैं जो हम गरीबी को बिना गरीबी के भी कम्युनिटी बिल्डिंग में ला सकते हैं, जो बहुत सी कम्युनिटीज़ ने किया है। अगर आप एफ्लुएंट होकर के भी कम्युनिटी बनाते हैं तो यू कैन बी मच मोर हैप्पी, लेस डिप्रेस्ड, more psychologically healthy, less chances of suicide and anxiety and all those things. Because you need a tribe to grow, to be healthy. Biologically, you need this. हम जिस तरह से जी रहे हैं वैसा हम नहीं बने हैं उस तरह से जीने के लिए। इस चैप्टर का नाम है द मेन एंड द डॉग्स। कि जो लोग कुत्तों की तरह रह रहे हैं वो लगता होगा आपको बेचारे गरीब कुत्तों की तरह रहे, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी है साइकोलॉजिकली।